हम्म इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमारा जो पार्ट ए है उसके अंदर कंपनी अकाउंट्स में आपको दो ही चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि क्या होता है, किस तरीके से शेयर्स को इश्यू किया जाता है। उससे भी आसान है डिबेंचर्स को इश्यू करना, और कहीं ना कहीं जो आपने शेयर्स में पढ़ा है वही बेस आपका काम आने वाला है डिबेंचर्स में। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स आपके डिफरेंट होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले डिबेंचर्स की। जैसे कि शेयर्स क्या होता है, एक ऑनरशिप प्रोवाइड करता है आपको। शेयर्स का मतलब क्या है, हिस्सा, कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और बदले में आपको उस कंपनी का हिस्सा मिला। जैसे कि किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से अगर 10,000 आपने खरीद लिए तो इसका मतलब आपने उस कंपनी का 10% हिस्सा अपने नाम पे कर लिया, आपको 10% तक की ऑनरशिप वहां पर ट्रांसफर कर दी गई। बट यहाँ पे जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स कहीं पर भी हिस्से की बात नहीं करता। डिबेंचर्स सिंपली ये बात कहता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप हमें अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दो, बदले में हम आपको पैसे दे देंगे। हमें आपकी कंपनी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हाँ, बट हम आपसे दो चीजों की श्योरिटी मांगते हैं। एक तो आप हमें हमारा इंटरेस्ट पे करते रहना, भाई जैसे ही आप हमसे पैसा ले लेंगे, जितने टाइम तक भी आप हमारा पैसा इस्तेमाल करोगे तब तक के लिए आप हमें इंटरेस्ट पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम। प्लस जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड मतलब आपने हमसे 5 साल के लिए पैसा लिया है, 10 साल के लिए पैसा लिया है, तो उतने टाइम बाद आप हमें हमारा पैसा वापस कर देंगे। तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये दो चीजें उनको चाहिए होती हैं। उसके अलावा आप कंपनी में क्या करते हो, कैसे करते हो, इससे हमारे डिबेंचर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर शेयर होल्डर्स को हम स्टेटस देते हैं ऑनर्स ऑफ द कंपनी का, वहीं पे डिबेंचर होल्डर्स को हम स्टेटस देते हैं क्रेडिटर्स और लेंडर्स ऑफ द कंपनी, कि ये सब कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे बिजनेस के लिए पैसा उधार दिया है। ठीक है, तो डिबेंचर की डेफिनेशन देखो क्या कहती है। डिबेंचर्स इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक, bonds or any other instrument of the company evidencing a debt। यहां से हम निकल कर आई एक बात कि डिबेंचर्स के अंदर वो सारी चीजों को आप इंक्लूड करते हो, चाहे वो कोई डिबेंचर स्टॉक हो, चाहे कोई बॉन्ड हो, या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो इस बात की गवाही देता है कि आपने पैसा उधार लिया है। एविडेंसिंग और डेट का मतलब यही है कि आपने डेट लिया है, उस चीज का सबूत है, whether constituting a charge on the assets of the company or not। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर, हाँ, ये चार्ज का मतलब है अधिकार, ये राइट है। कैसा राइट है, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो उधारी है ना, ये दो तरीके की हो सकती है, या तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि आपने पैसा उधार लिया, बट बदले में आपने अपना कोई कंपनी का एसेट मॉर्टगेज कराया। आपने उनको कहा कि देखो, अगर हमने आपको पैसा नहीं दिया तो हमारा ये एसेट आपके पास है, मतलब हमने उनके पास मॉर्टगेज कर दिया है कि अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो आप फिर हमारे एसेट को बेचकर पैसा पूरा कर सकते हो। इसे बोलते हैं सिक्योर्ड। और वहीं पर अनसिक्योर्ड का मतलब है कि आपने किसी तरीके का कोई एसेट अपना नहीं दिया है। तो जहां पर आप एक सिक्योरिटी दे देते हो, आप कहते हैं ना सिक्योरिटी दे देना, तो जहां आप सिक्योरिटी दे देते हो वहां पर होता है चार्ज ऑन द एसेट। चार्ज ऑन द एसेट का मतलब कि कल को अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया तो जो डिबेंचर होल्डर है उसका अधिकार आ जाएगा आपके उस एसेट के यूसेज पे। ठीक है, वो उसको बेच भी सकता है, उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। बट अगर आपने सिक्योरिटी नहीं दी है तो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोनों तरीके से ही डिबेंचर्स हो सकते हैं, चार्ज वाले भी हो सकते हैं और नॉन चार्ज वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज होता है, मैं थोड़ा सा और चीजें आपको बताना चाहूंगी। चार्ज दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स चार्ज का मतलब होता है जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स रखवाते हो, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर इस तरीके के एसेट्स आप दे रहे हो तो वो फिक्स्ड चार्ज कहलाता है। वहीं पे फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स के अलावा, मतलब जो भी एसेट्स आपने फिक्स चार्ज के लिए दिए होंगे उसके अलावा अगर कोई भी एसेट आप देते हो, जैसे कभी कभी हम अपना स्टॉक दे देते हैं, तो ये सारे फ्लोटिंग चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो चार्ज कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स दे देना, और फ्लोटिंग का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कोई सा भी दे देना, जैसे कि आपका स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हो। अब यहीं से एक और वर्ड निकल कर आया है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, हमने सुना है कि बॉन्ड होता है, बॉन्ड कराते हैं। देखो, बॉन्ड भी डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं। बॉन्ड भी एक एक्नॉलेजमेंट है डेट का, कि आपने पैसा उधार लिया है, ये उस बात की एक श्योरिटी है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ आपने पैसा उधार लिया है, इशूड बाय द कंपनी। बट डिबेंचर और बॉन्ड में ना बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। क्या,
जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो उनके नाम के आगे प्रीफिक्स हो जाता है, जैसे कि 7% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इस तरीके से उनके नाम के आगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो गया। बट वहीं पे बॉन्ड के आगे इस तरीके का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, रिडीम होते हैं पार पे। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक है, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, मैंने बॉन्ड तो 1,00,000 का इशू किया है, लेकिन पैसे मेरे पास सपोज करो 95,000 रुपीज आ रहे हैं, और जब मैं पैसा वापस करूंगी तो मैं 1,00,000 ही वापस करूंगी। 1,00,000 का बॉन्ड था, मैंने आपको कागज में तो 1,00,000 रुपए लिख के दिया कि मैंने आपसे 1,00,000 रुपए उधार लिए हैं, लेकिन आपने मुझे दिए 95,000 है, आपने मुझे 5,000 रुपए कम दिए, वापस जब मैं करूंगी तब मैं आपको पूरे 1,00,000 रुपए ही वापस करूंगी। तो ये जो 5,000 रुपए मुझे कम मिले हैं, यही उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यही उसके ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता, वो इसी तरीके से काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास कुछ डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका दूसरा नाम कूपन रेट भी होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई, डिवेंचर्स क्या है, बॉन्ड क्या है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पे, कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स कितने तरीके के हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स याद है आपको 4 तरीके के थे, ऐसे ही है बिल्कुल सेम, सिक्योरिटी बेसिस पे, रिडेम्पशन बेसिस पे, रजिस्ट्रेशन बेसिस पे और कन्वर्टिबिलिटी बेसिस पे। अगर मैं सिक्योरिटी बेसिस पे बात करूं तो सिंपल सी बात है, या तो सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ चार्ज की बात बताई कि सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होंगे जो हमारे सिक्योर्ड है, किसके थ्रू, बाय द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, कि या तो आप अपने फिक्स्ड एसेट्स दे रहे हो या फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कुछ और दे रहे हो, यानी कि आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी तो दी है डिवेंचर होल्डर को। बट अनसिक्योर्ड कौन से होंगे, जहां पे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी। रिडेम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा वापस करना। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर टू बी रीपेड बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, कि एक टाइम के बाद आपको ये पैसा वापस करना होता है, जितने टाइम के लिए भी आपने पैसा उधार लिया उसके बाद वो पैसा आप वापस करोगे। बट इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, जो पैसा आपको कभी भी वापस नहीं करना होता, कभी भी नहीं, फिर तो अच्छी चीज है, करना होता है कब, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस दिन कंपनी बंद होने जा रही होगी आपको उस दिन पैसा वापस करना है, यानी कि ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक के लिए मिला है कंपनी की, जितनी कंपनी की लाइफ है उतने तक के लिए आपके पास पैसा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और बियरर, आप इसे अनरजिस्टर्ड भी कह सकते हो। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं, अब जैसे कि आप अपने स्कूल में जब एडमिशन कराते हो तो आपको याद है आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है 9th क्लास में, एक बार होता है 11th क्लास में, होता है ना। आपसे एक फॉर्म, आपकी जो पूरी डिटेल्स होती हैं वो फिल कराई जाती है सीबीएसई की तरफ से, आप सिग्नेचर भी करते हो उस पे अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करके, दैट मींस आपका नाम सीबीएसई के पास रजिस्टर्ड हो गया है, सीबीएसई ने अपने रिकॉर्ड में आपके नाम को लिख दिया है। अब जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपके उसी नाम से आएगा ना, जो भी चीजें आएंगी, अब कल को आपकी मार्कशीट आएगी, कल को आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, सब कुछ आपके नाम पे आएगा। क्यों, क्योंकि आपका नाम क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। ऐसे हमारे डिबेंचर्स भी होते हैं कि जब हम किसी डिबेंचर को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वहां सब कुछ फिर उसी डिबेंचर होल्डर के नाम पे होता है। इसका मतलब है कि उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम उसको जब इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना तो उसके नाम से उसको पे करेंगे, अदरवाइज तो हम ऐसे ही बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। हम कभी भी किसी डिबेंचर होल्डर का नाम यूज नहीं करते क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है। पर अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे तो हम उस डिबेंचर होल्डर के नाम से सारा काम करेंगे, ठीक है। बियरर का मतलब क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। अब कन्वर्टेबल के बेसिस पर, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको अगर आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर कभी आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे अब डिबेंचर होल्डर नहीं बनना, मुझे शेयर होल्डर बनना है, तो आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट करा सकते हो, पार्टली और फुल्ली। पार्टली और फुल्ली का मतलब है सपोज आपने 10,000 डिबेंचर्स लिए, आप चाहते हो सारे नहीं कन्वर्ट करने क्योंकि शेयर होल्डर्स में कई बार होता है कि रिटर्न मिलता नहीं है, तो आपने सोचा चल 6,000 तो डिबेंचर्स रहने देते हैं, 4,000 इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो अगर आधा आधा करते हो मतलब
कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो तो पार्टली पे हो, सारे कन्वर्ट कर लेते हो तो फुल्ली है, ठीक है। बट अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इश्यू करे हैं तो उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। आपसे एम से हो सकता है एमसीक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन इसके थ्रू पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट, यानी कि कहां-कहां डिवेंचर्स को शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो पहली बात तो ये कि देखो, जो आप डिवेंचर्स इशू करते हो, डिवेंचर हमेशा आप ये मत सोच के चलो कि डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको पैसा देता है। आप डिवेंचर्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिवेंचर 2 तरीके का रोल प्ले करता है, एक वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरह प्ले करता है अपना पहला रोल, और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी कि अगर आपको पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए तो भी डिवेंचर्स हैं, 1 साल से कम के लिए चाहिए तो भी डिवेंचर्स हैं। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाएंगी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का सीधा सा मतलब है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, तो यहां पर आप उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंसिडर करोगे। तो ऐसे में बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है कि एक होता है मेन हेड और एक होता है सब हेड। तो मेन हेड रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये काम तो आसान है। बट बात करते हैं अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, कि अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, लेकिन क्या सिर्फ इशू किया शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए? नहीं, यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप 2 तरीके के डिबेंचर्स लिखते हो। एक तो वो ही डिबेंचर्स होंगे जो आपने 1 साल तक के लिए ही आपने इशू करे हैं, यानी कि जिनका मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से भी कम का है। एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपने डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। आपने 6 महीने के लिए डिबेंचर्स लिए हैं, 1 साल के लिए लिए हैं, 9 मंथ्स के लिए लिए हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स कौन सी बोरोइंग कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और कहां दिखाए जाएंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। तो यहां पर आपका मेन हेड रहेगा करंट लायबिलिटी और सब हेड रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ये क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये है मेन समझने वाली चीज। ये तो आसान था, उसकी हेडिंग से ही आपको पता चल रहा था। ये दूसरे तरीके की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी है कि सपोज करो मैंने कोई डिबेंचर 5 साल के लिए लिए, ठीक है, 5 साल के लिए मैंने उसको इश्यू किया, तो 4 साल तक तो वो डिबेंचर्स मेरे लिए मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए है। भाई मैंने कोई डिबेंचर 5 साल के लिए लिए हैं, तो जिस दिन मैंने इश्यू किया होगा तब से लेकर 4th ईयर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो वो डिबेंचर्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये नॉन करंट लायबिलिटी में ही शो किए जाएंगे। बट जो 5th ईयर होगा, 5th ईयर मतलब कि जिस ईयर में आपके डिबेंचर्स की पेमेंट ड्यू हो चुकी है। भाई अगर कोई डिबेंचर आपने 5 साल के लिए लिया है तो 5th ईयर के एंड तक आप उसकी पेमेंट करोगे ना। तो जिस ईयर में आपका डिबेंचर पेमेंट के लिए ड्यू हो जाता है, फिर उस दिन वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं रहता, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग से तब होता है जब वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। जब वो 1 साल से कम की उसकी ड्यूरेशन रह जाती है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी उसको फिर किस नाम से बोलते हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। आप इसके आगे डेट भी लिख सकते हो, आपको ज्यादा आसान रहेगा याद करना। तो किस नाम से जानते हैं उसे हम? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि डेट्स तो आपके लंबे समय के लिए थे, बट क्योंकि अब वो पेमेंट के लिए ड्यू हो चुके हैं इस साल, तो अब वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बन चुके हैं, हमारी करंट लायबिलिटी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ की जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की 2 कैटेगरी हैं। या तो वो वाले डिबेंचर्स हैं जिसको आपने इशू ही 1 साल के लिए किया था, 1 साल तक के अंदर अंदर के लिए आपको पेमेंट करनी है, उसका मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। आप डिबेंचर के नाम से ही लिखोगे यहाँ पे। बट अगर वो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स की मैच्योरिटी पीरियड वाले डिबेंचर्स हैं, कि आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स थे उसका मैच्योरिटी इस साल में आ चुका है, तो वहां पर उसका मेन हेड तो करंट लायबिलिटी रहेगा, सब हेड भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा, लेकिन नाम आप किससे लिखोगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ये आपको मेंशन करना होगा उसमें। इसमें ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, इसमें करना होता है, ठीक है। समझ आ गया? तो हमने ना डिबेंचर्स की जितनी भी थ्योरी पार्ट था, बेसिकली मतलब जो बेस हमें चाहिए था आगे प्रैक्टिकल करने के लिए, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि आपने
किसी पार्टी से या किसी पब्लिक से आपने डेट लिया है, लोन लिया है, आपको इसको ट्रीट ही लोन की तरह करना है। जैसे कि आप लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करते हो, यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। आप लोन एक समय के बाद वापस करते हो तो आपको इसको भी एक समय के बाद वापस करना होता है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है। आपने जब शेयर्स पढ़ा तो आपने ये पढ़ा था कि शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, या तो कैश में या इन काइंड में। इन काइंड को हम बोलते थे फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट यहां पर आप डिबेंचर्स को तीन तरीके से इशू कर सकते हो। आप इसे कैश में भी इशू कर सकते हो, आप इसे कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि इन काइंड भी इशू कर सकते हो, और एक तीसरी कैटेगरी है जो आपके लिए नई है और एज वेल एज ये इंपॉर्टेंट भी है, द कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। तो जब ये टॉपिक आए उसके बारे में हम तब थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अब डिबेंचर्स को इशू करने के टर्म्स क्या हैं, किन टर्म्स पे आप इसे इशू कर सकते हो। शेयर्स को इशू कितने टर्म्स पे कर सकते हैं हम, दो, एट पार और एट प्रीमियम। बट डिबेंचर्स के टर्म्स ऑफ इशू तीन तरीके के हैं, जहां पर पार का मतलब है कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर आप 100 रुपए में ही इशू कर रहे हो, यानी कि जो उसकी नॉमिनल प्राइस है वही इसकी इशू प्राइस है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो एट पार का केस होता है। वहीं पे जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम का मतलब है आप अपने 100 का डिबेंचर 105, 110 इतने में आप इशू कर रहे हो, बढ़ाकर इशू कर रहे हो, विच मीन्स कि आपकी नॉमिनल वैल्यू कम है बट आपकी इशू प्राइस ज्यादा है। अब जब डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो डिस्काउंट का मतलब है कि 100 का डिबेंचर आपने 90 पे, 95 पर आपने इशू कर दिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नॉमिनल वैल्यू आपकी इशू प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। चलो ये बात तो आपने समझ ली कि पार का मतलब क्या, जितने का था उतने में दे दिया। प्रीमियम का मतलब है जितने का है उससे ज्यादा में दे दिया। तो जब ज्यादा में देते हो तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है, गेन है, और गेन्स को आप क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। वहीं पे मैं कह रही हूं आप अपने 100 की चीज 90 में दे रहे हो तो फायदा है नुकसान, नुकसान। तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, नुकसान, और नुकसान को आप क्या करते आए हो, डेबिट। तो सीधी सी बात है कि अगर कभी भी आपका डिबेंचर पार पे इशू होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे एज सच, बट अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो आप एक सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का न्यू अकाउंट ओपन करेंगे जिसको आप अपनी एंट्री में क्रेडिट करेंगे। वहीं पे अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो क्योंकि वो आपके लिए नुकसान है तो आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और क्योंकि आपके लिए नुकसान है तो आपने इसको क्या करना है अपनी एंट्रीज में, डेबिट, ठीक है। मैं ऐसे आपको अलग अलग केसेस के हिसाब से नहीं कराऊंगी। मैंने जो यहाँ पे एंट्रीज लिख दी है वो तीनों केसेस के लिए ही लिख दी है। मैं ऐसे नहीं कराऊंगी कि पहले पार के लिए अलग एंट्री लिखवाऊंगी, फिर प्रीमियम के लिए अलग, डिस्काउंट के लिए अलग, कोई कुछ अलग नहीं होता है। सिर्फ प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देते हैं, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो मैंने सारी एंट्रीज उस हिसाब से लिखी है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कैश में भी जो डिबेंचर्स हैं वो दो तरीके से इशू होते हैं। कैश में भी दो तरीके हमारे पास, क्या, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर मैंने एंट्रीज दोनों की लिख दी है कि अगर आपने कैश में डिबेंचर्स को इशू किया है लमसम में, लमसम का मतलब क्या होता है, वन टाइम, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों हो जाता है। तो यहां पर पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, याद है, शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बस मैंने क्या किया उसके आगे डिबेंचर्स लिख दिया है, ठीक है। पैसा आ गया, अब उस पैसे को कहां ट्रांसफर करते हैं हम, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर करना है ना। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री। अगर मैं पार वाले केस की बोलूं, अभी ये वाली एंट्री मत देखो फिलहाल, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। वहां पे क्या एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस इतना समझो, आपको शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है डिबेंचर से, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड बोला X%। X% मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिबेंचर्स के नाम के आगे प्रीफिक्स होगी उसकी एक परसेंटेज। आपको फिलहाल यहाँ पे उस परसेंटेज का कुछ नहीं करना, लेकिन उसका नाम है वो, आप ये समझो, ठीक है। ये हो गया पार में। बट अगर आपका क्वेश्चन है प्रीमियम, लमसम का केस था और प्रीमियम था आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इफ एनी, कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है। तीसरा केस डिस्काउंट पे अगर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, लेकिन साथ में डेबिट में और क्या जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो भी केस होगा, पार का केस हुआ तो दोनों ही नहीं आएंगे,
अगर प्रीमियम का केस हुआ तो डिस्काउंट नहीं आएगा, और अगर डिस्काउंट का केस हुआ तो प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, ये लमसम। अब यही चीज इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो ये इंस्टॉलमेंट से बट गया है। तो पहली एंट्री आपकी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू X% डिवेंचर्स। क्लियर, शेयर कैपिटल को रिप्लेस किया हमने बिल्कुल। अब यहां पर है कि अगर आपका क्वेश्चन प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि प्रीमियम कब है, जैसे लमसम के केस में तो एक ही चीज है, तो सेकेंड एंट्री में करना होता है वो काम हमें। लेकिन इंस्टॉलमेंट में हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कहां पर है, प्रीमियम कहां पर है। तो अगर क्वेश्चन खुद बता देता है तो ठीक है, हम वही लिख देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो कहां लिखते हैं हमेशा, अलॉटमेंट की एंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल शेयर्स। अगर हमें नहीं पता कि डिस्काउंट कब है या नहीं पता कि प्रीमियम कब पे करना है, कब रिसीव करना है, तो कहां मानेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड एंट्री में उस चीज को इंक्लूड कर दिया है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पे है तो टू X% डिवेंचर। बट अगर प्रीमियम पे होगा तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, देन उसके बाद कॉल स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। मैंने पहली और आखिरी कॉल कर दी है, जरूरी नहीं हमेशा यही हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आगे भी हो सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका, वही सेम चीजें ही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Epson Limited issued 40,000 10% debentures of 100 each at par for cash payable in full along with the application। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये चीज लिख दी है उन्होंने। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है कि 40,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 10% डिबेंचर नाम है उनका, और कितने पे इशू किया गया है, 100 रुपीज पे। ठीक है, और फॉर कैश है, और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 डिबेंचर्स। लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो कितने डिबेंचर्स के लिए आई है, 60,000 डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब यहां पर हमने देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमने इश्यू तो किए 40,000, लेकिन हमें एप्लीकेशन कितने की आई, 60,000 की। बट सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे, लमसम का केस है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या कर दो, वापस कर दो। तो ठीक है, क्या करना है हमें, पहली एंट्री बहुत सिंपल सी होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में तो हमारे पास 60,000 डिबेंचर से ही एप्लीकेशन आई, तो हमें पैसा भी 60,000 के हिसाब से आया होगा, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो कितना पैसा आया हमारे पास आए 60 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हमें इसका निपटारा करना होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे डिवेंचर्स का नाम क्या है, 10% डिवेंचर, तो हम लिखेंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना पैसा आया था आपके पास 60 लाख आया हुआ है, लेकिन आपने डिवेंचर्स कितने इशू करे हैं, 40,000, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो पैसा तो आप कितना रख सकते हो, पैसा तो आप सिर्फ 40 लाख रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी बचे हुए पैसे का क्या करना है भाई, 20,000 एप्लीकेशंस आपके पास एक्स्ट्रा थी, तो उस पैसे को आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट आप वापस कर दोगे, तो बचा हुआ 20 लाख आपने वापस कर दिया। बस हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, डोगरा लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and 30 on second and final call. Application were received for 2,400 debentures. Again 2,000 इशू करे लेकिन 2,400 की एप्लीकेशंस आई हैं। अब एडजस्टमेंट किस तरीके से किया है, application for 1,800 debentures were accepted in full, applications for 400 debentures were allotted 200 debentures and applications for 200 debentures were rejected, pass necessary journal entries। अब क्या हुआ है, आपने टोटल डिबेंचर्स इशू तो करे थे 2,000, लेकिन एप्लीकेशंस कितने से आई आपके पास, 2,400 से। अब उन्होंने किस तरीके से निपटारा किया, उन्होंने कहा 1,800 तो
पूरी तरीके से दे दो, इनमें से 1800 एप्लीकेशंस को तो दे दो डिबेंचर्स, अगली 400 एप्लीकेशन को सिर्फ 200 डिबेंचर दो, यानी कि यहाँ पर 200 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हो गई जी, यहाँ पे लग गया आपका प्रोराटा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा देखो भाई अभी भी कितनी बची हुई है आपके पास एप्लीकेशन, 200, बट आप देखो आपने 1800 डिबेंचर्स ऑलरेडी दे दिए, 200 यहाँ दे दिए, 2000 तो कंप्लीट हो गए। तो उन्होंने इन 200 डिबेंचर्स को कहा कि अब आपको हम कुछ नहीं दे सकते, इनको कर दिया क्या, रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पे प्रोराटा लगा दिया और यहाँ पे कर दिया रिजेक्शन। अब उन्होंने 100 रुपए बांटे कैसे हैं, तो ये 20 रुपए उन्होंने 100 रुपए कैसे बांटे हैं, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 30 सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बस हमें जनरल एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री की शुरुआत करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे तो अलॉटमेंट नहीं है ना साथ में, क्योंकि वो अलग है। कितनी एप्लीकेशन आई थी आपके पास, एप्लीकेशन 2400 की आई 20 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए 48,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था हमारे डिबेंचर्स का, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो क्या क्या हुआ, टोटल हमारे पास 48,000 रुपीज है, लेकिन हमारे पास डिबेंचर तो सिर्फ 2000 है, 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ तो सिर्फ 40,000 जाएगा। अब आपने प्रोराटा जहां लगाया वहां आपके पास 200 डिबेंचर्स के ऊपर पैसा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट में। तो आप यहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 200 डिबेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से 4000। और जिनको आपने डिबेंचर्स दिए ही नहीं उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो। तो टू बैंक अकाउंट 200 इंटू 20। पहले मुझे बताओ आपको ये दोनों एंट्रीज क्लियर हैं। अब हमने एप्लीकेशन का काम कर दिया है, अब हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब कितने से अलॉटमेंट कॉल करेंगे आप, आपके पास 2000 डिबेंचर्स हैं 20 रुपए के हिसाब से 40,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए भाई कितना पैसा आएगा आपके पास, 40,000 आप मांग रहे हैं, ऑलरेडी 4000 आपके पास आ चुके हैं, तो अब कितने पैसे आएंगे 36,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, फिर से 2000 डिबेंचर पे 30 रुपए के हिसाब से, अब आएंगे आपके पास 60,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताइए कोई कॉल सिनेरियर्स था क्वेश्चन में, सारा पैसा आपको मिल गया है पूरा 60,000। सेम आपकी एंट्री किस चीज की होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट भी सेम आएगा क्योंकि वो भी 30 रुपए की है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 60,000। और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से 60,000। रिवाइज हो गई एंट्रीज, आगे क्वेश्चन भी समझ में, ठीक है अब करिए। Raj Limited issued 5,008% debentures of 100 each at a premium of 5% payable as follows। यहाँ पर आपने राज लिमिटेड ने 5,008% डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है 5% के प्रीमियम पे। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन तो ये मिली कि डिबेंचर्स कितने इशू किए गए हैं 5,000, 100 रुपए का एक डिबेंचर है 5% का प्रीमियम है, विच मीन्स कि 100 + 5, ठीक है। पैसे किस तरीके से लिए जा रहे हैं, 10 ऑन एप्लीकेशन, 20 प्लस प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। उन्होंने कहा कि आप 10 रुपए तो एप्लीकेशन पे देना, उसके अलावा बोला गया 20 प्लस प्रीमियम, यानी कि 20 रुपए अलॉटमेंट के हैं,
लेकिन साथ साथ प्रीमियम के 5 रुपए भी है। इसका मतलब टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे 25 रुपए मांगे गए और बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बताइए 105 में से आपने 35 रुपए तो मंगवा ही लिए, बचे कितने? तो 70 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता चली, देखो एक जो मैं यहाँ पर आपको बात बता के चलना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था 20 प्लस प्रीमियम। ठीक है, यहीं पे अगर ऐसा लिखा होता 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब था कि वो 15 प्लस 5 था, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखा 20 प्लस प्रीमियम, तो इसका मतलब 20 रुपीज तो है ही अलॉटमेंट के, प्लस 5 रुपए का आपको प्रीमियम भी इसी टाइम पे देना है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी वही सिंपल सी, पैसा आएगा हमारे पास। सबसे पहले हमने पब्लिक को कहा अगर चाहिए तो पैसे देकर जाओ 10 रुपए के हिसाब से। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर्स हैं आपके पास? 5000। और कितने की एप्लीकेशन मनी है? 10। तो कितने पैसे आएंगे आपके पास? आ गए 50,000। ठीक है, अगर नरेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं ना अब आप। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹10 पर डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सेम, क्योंकि कोई प्रोराटा नहीं था, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जो वापस करना, तो सिंपल हमारी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर। नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट कॉल करना है, सो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारे पास क्वेश्चन में, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगेन 5000 डिवेंचर्स है, 25 रुपए आप टोटल मंगवा रहे हो, इसका मतलब आप मंगवा रहे हो 1,25,000। बट क्योंकि आपके डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू फिलहाल अलॉटमेंट के टाइम पे 20 रुपए ही जाएगी और अलग से 5 रुपए का आप प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 1 लाख और यहाँ पर 25,000। ठीक है, नेक्स्ट अब डिवेंचर अलॉटमेंट मिलने की बारी आई, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे? वही पूरे 1,25,000, क्योंकि कोई कॉल से नीरज वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, सो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। बताइए कितने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है? 70। 5,000 डिवेंचर पे, तो कितने पैसे? 3,50,000। अब उसके बाद आपको पैसा मिलना है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही पूरे 3.5 लाख आपको मिल जाएंगे वापस। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब 14th क्वेश्चन में क्या है? The Decor Limited issued 20,006% debentures of 100 each at a 10% discount, payable 30 on application, 40 after discount, and the balance on first and final call. सबसे पहली चीज कि 20,000 तो है डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, लेकिन डिस्काउंट है कितने का? 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब जहां प्रीमियम के लिए हमेशा प्लस लिखा करते हो, अब डिस्काउंट के लिए माइनस लिखोगे। 90 रुपए का है आपका जो डिवेंचर है। अब उस पे भी उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे है, 40 है आफ्टर डिस्काउंट। इसका मतलब आपने आपने 50 रुपए की अलॉटमेंट मांगी होगी, जिसमें 10 रुपए का डिस्काउंट काट के आपको 40 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, तो 100 में से 80 तो हो गए, यस, बचे कितने हमारे पास? 20। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गए। ये बात समझ के रखना हमेशा कि यहाँ पर जैसे उन्होंने तो क्वेश्चन में बोल दिया कि आफ्टर डिस्काउंट है, नहीं भी बोलते और अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया होता 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम यही मान के चलते हैं हमेशा कि वो आफ्टर डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये हमें मान के चलना है कि वो आफ्टर डिस्काउंट है। अच्छा, आगे चलते हैं। Debentures was subscribed and allotment was made. Amount due on allotment was made and received. First and final call is yet to be made. You are required to pass the necessary journal entry.
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, इसका मतलब अब तक हमने ये मांगी नहीं है, तो हमें एंट्रीज करनी है सिर्फ अलॉटमेंट तक की। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू यस डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग मत लिखा करिए क्योंकि बस स्पेस की कमी होती है। 20,000 इंटू 30 तो कितना हो गया, 6 लाख, ये हो गए हमारे 6 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, सीधे सीधे ये 6 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको अलॉटमेंट कॉल करनी है और अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट है, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, आप करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और एक न्यू अकाउंट आपका ओपन होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। देखो जब मैंने एंट्रीज लिखवाई थी ना, बेसिक एंट्रीज, तो मैंने ऐसे केसेस वाइज नहीं लिखवाई थी, मैंने आपको सिंपल एक बात बोली थी कि अगर प्रीमियम होगा तो भाई टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देना, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना, अदरवाइज एंट्री तो आपकी बिल्कुल सिमिलर रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, देखो आपके पास डिबेंचर में आपने उनको डिस्काउंट दिया है ना, इसका मतलब सामान तो आप पूरे 100 रुपए का दे रहे हो, लेकिन पैसे आपके पास 90 के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप डिबेंचर्स के अंदर अमाउंट लिखोगे तो 20,000 इंटू 50 लिखोगे, इसका मतलब 10 लाख। लेकिन अलॉटमेंट आपको कितने की रिसीव होगी, 40 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि आपने 10 रुपए का दे दिया है डिस्काउंट, तो ये हो गया आपका 8 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो अब आपके पास पैसे कितने आएंगे भाई, 10 लाख या 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि वो तो आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और आपने अलॉटमेंट के सामने लिखा भी 8 लाख ही है, तो यहाँ पे आपको 8 लाख ही लिखना है, ठीक है। बस यहीं तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैंने बिल्कुल जो बेसिक था ना आपका कि डिबेंचर इशूड एट पार, issued at premium, issued at discount, for cash, in lump sum और in installments, सारे केसेस करा दिए हैं, ठीक है। यानी कि बेस हमने पढ़ लिया डिबेंचर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लास्ट टाइम हमने किया कि किस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं फॉर कैश, वो बहुत ही सिंपल से थे, या तो लमसम में आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट में, यानी कि या तो आप एक ही बार में पेमेंट दे रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट को रिसीव कर रहे हो। एक साथ पेमेंट रिसीव करना क्या कहलाता है, लमसम, और इंस्टॉलमेंट्स में हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के फॉर्म में कॉल करते हैं पैसा। अब ये है कि हम यहाँ पर कैश में इशू नहीं कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स, हमने या तो कोई एसेट वगैरह परचेज किया या किसी का बिजनेस परचेज किया और बदले में पैसा ना देकर हमने उन्हें अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। तो जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए हैं फॉर दी पेमेंट पर्पस, ठीक है। बिल्कुल यही सेम टॉपिक आपने शेयर कैपिटल में भी पढ़ा है, बस क्या चेंज करना है, शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर्स लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर परचेज ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया तो आपके पास एसेट आया, तो इसलिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर आपको नेम दे रखा होगा एसेट का तो आप नेम ही यूज करोगे। टू वेंडर्स अकाउंट, यानी कि जिससे भी आपने परचेज किया होगा, ये आपका सप्लायर है जिसने आपको सामान बेचा है। अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है, तो जब बिजनेस परचेज करते हैं तो सारी चीजें हमारी होती है, एसेट्स के साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज भी होती हैं, तो एंट्री आ जाती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट। लेकिन इसके अलावा मैंने दो चीज और लिखी है और स्टार मार्क किया है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर बिजनेस को परचेज किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बिजनेस प्रॉफिट पे परचेज किया है, और वो कब होगा, जब एसेट ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज कम होगी। दैट मींस जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी, तो ऐसे में अगर कभी आपको डिफरेंस दिखे कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड कम आ रही है, दैट मींस आपके प्रॉफिट पे वो बिजनेस है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है आपको, तो ऐसे में वो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। कब, जब डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट से। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होती है और डेबिट साइड छोटी, तो फिर से वही बात अराइज होती है कि क्या लॉस में खरीदा है बिजनेस, नहीं, हम लॉस में क्यों ही खरीदेंगे बिजनेस को, इसका मतलब ये है कि हमने उनकी गुडविल भी परचेज की है, तो यहाँ पर वही डिफरेंस आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, गुडविल अकाउंट में, ठीक है, क्लियर।
ये तो चलो हमने बिजनेस खरीद लिया, एसेट खरीद लिए। अब कई बार हम कुछ पेमेंट दे देते हैं और बाकी के लिए डिबेंचर्स दे देते हैं। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, चेक के थ्रू या फिर किसी ड्राफ्ट के थ्रू, तो एक ये एंट्री भी आपको करनी पड़ सकती है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग। अब बारी आती है डिबेंचर्स को इशू करने की। हमें पता है कि हम डिबेंचर्स 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो पार, या प्रीमियम, या डिस्काउंट। पार का मतलब है जितने का था उतने में दे दिया, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। प्रीमियम पे दिया, यानी कि 100 का डिबेंचर 110 में दे दिया है, फायदे में दिया, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर वहीं पे 100 का डिबेंचर आप 90 पे दे रहे हो, नुकसान में दे रहे हो ना, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब इसी के साथ ये भी सीखना होगा कि कितने डिबेंचर्स दिए। अगर क्वेश्चन दे देता है कि कितने डिबेंचर्स दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं दे रखा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन। कहाँ आती है परचेज कंसिडरेशन? ये जो वेंडर को आपने पेमेंट देनी होती है वही तो होती है आपकी परचेज कंसिडरेशन, कि कितने का आपने वो बिजनेस खरीदा या कितने आपको पैसे भरने हैं उसको। तो परचेज कंसिडरेशन स्लैश अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। अब फिर से ये बात समझाना चाहूंगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इश्यू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू जितने की वो चीज है, इश्यू प्राइस जितना आपने मार्केट में दिया उसको। तो अगर पार के केस है तो नॉमिनल वैल्यू और इश्यू प्राइस तो बराबर होती है। बट अगर प्रीमियम का केस है तो आपको नॉमिनल वैल्यू में पहले क्या प्रेस करना पड़ेगा? प्रीमियम, तब जाके आप यहाँ लिखोगे। डिस्काउंट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट को नॉमिनल वैल्यू में से माइनस, तब आपकी इश्यू प्राइस आएगी। ठीक है, एंट्रीज क्लियर हो गई, पुराने कॉन्सेप्ट था, रिवाइज हो गया। क्वेश्चंस कर लेते हैं। B Limited issued 9% debentures of 100 each at a premium of 20% to vendor for purchase of plant costing rupees 6 lakh। यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि B Limited ने 9% डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है पर 20% का प्रीमियम भी है। और क्यों हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं वेंडर को? क्योंकि हमने उनसे एक एसेट खरीदा है 6 लाख रुपए का। पास एन एसेट जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू द वेंडर्स। तो यहाँ पर आपने क्योंकि सिंपल एक एसेट खरीदा और उस एसेट का आपको नाम भी दे रखा है, तो फर्स्ट एंट्री एसेट खरीदना, एसेट आया आपके पास तो डेबिट होगा, तो आप करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम सिंपल वेंडर लिखेंगे। कितने का आपने एसेट परचेज किया है? 6 लाख रुपए का। अब उन्होंने कहा है इस 6 लाख रुपए के बदले में आप क्या दे रहे हो? अपनी कंपनी के कुछ डिबेंचर्स दे रहे हो, और वो भी प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो एंट्री जाती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है हमारे पास? 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपको पैसे कितने देने उन्हें? 6 लाख रुपए। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने प्रोवाइड किए? नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कितना पैसा भरना है? 6 लाख। 100 रुपए का एक डिबेंचर है बट 20 रुपए का प्रीमियम भी है, क्योंकि 20% प्रीमियम है। तो यहां पर आ गया ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल्स टू 5000 डिबेंचर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे तो जाएगा 5000 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 5 लाख, और यहाँ पे जाएगा 5000 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 1 लाख। बस हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाइए अब आप 18th क्वेश्चन पे दी। Ananya Limited purchased an established business for rupees 2 lakh, payable as 65,000 by check and the balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपने किसी का बिजनेस खरीदा है। अब बिजनेस जो खरीदा तो उनके एसेट्स हमारे होते हैं, लाइबिलिटीज भी हमारी होती है, बट ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। क्या आपको वेंडर का नाम दे रखा है कि आपने किससे खरीदा है? नहीं, उन्होंने लिखा कि सिर्फ हमने बिजनेस खरीदा, उसके आगे उन्होंने क्वेश्चन लिखा तो टू वेंडर ही लिख दिया हमने। कितने का बिजनेस खरीदा है? 2 लाख। आपने 2 लाख का बिजनेस खरीदा है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने आपको कुछ टर्म्स बताई कि आपने पेमेंट कैसे करी है। उन्होंने कहा 65,000 तो हम चेक से देते हैं,
बाकी के लिए डिबेंचर्स दे देंगे। आप चाहें तो कंबाइन एंट्री कर सकते हैं और चाहें तो अलग एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइन करते हैं। अब हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप हो चुका है। तो भाई वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना पैसा देना है? 2 लाख। हमें देना है 2 लाख टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया। कितने का दिया? 65,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 2 लाख माइनस 65,000, 1,35,000। अब 1,35,000 के लिए जब आप डिबेंचर्स दे रहे हो ना, तो कितने डिबेंचर्स दे रहे हो आप? 9% डिबेंचर दिए जा रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे। और आपको पता है कि डिस्काउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बट स्टिल मुझे नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स, तो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट है ही हमारे पास। कितना पैसा भरना है? जी हाँ। अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन तो 2 लाख था, लेकिन क्योंकि आपने 65,000 पे कर दिए, तो अब आपको कितने पे करने हैं? 1,35,000। 100 रुपीज का डिवेंचर है, लेकिन 10 रुपए का डिस्काउंट भी तो है। तो यहाँ पे आया 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, विच मीन्स 1,500 डिवेंचर्स। तो आप डिवेंचर्स में लिखेंगे 1,500 इंटू 100, यानी कि 1,50,000, और इधर डिस्काउंट में जाएगा 1,500 इंटू 10, यानी कि 15,000। तो दोनों साइड का टोटल 2,15,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है अब X Limited purchased assets of the book value 4 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from Mohan Brothers। यानी कि एक बिजनेस खरीदा गया जिसमें 4 लाख के एसेट्स रहे और लाइबिलिटीज रही आपकी 50,000 की। इट वॉज अग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000, और ये पूरा बिजनेस हमने सेटल कर लिया था 3,80,000 रुपए में बाय इशूइंग द डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, और हमने 100 रुपीज ईच का एक डिबेंचर रखा। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। नीचे लेकिन एक और लाइन लिखी हुई है, इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। अगर डिबेंचर्स फ्रैक्शन में आ रहे हो तो कैश में पे कर देना। पहले तो आपको एक कॉमन एंट्री करनी है, किस चीज की? एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आपने बिजनेस टुक ओवर किया। तो यहाँ पे सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 4 लाख। हमारे पास 4 लाख के एसेट्स, और इधर लिखेंगे आप टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज थे हमारे पास सिर्फ 50,000 की। हमने जिस वेंडर से ये खरीदा है 3,80,000 में सेटलमेंट हो गई है, और उस वेंडर का नाम हमारे पास है मोहन ब्रदर्स। 3,80,000 में ये काम हो गया। अब आप देखो जरा, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। आप इधर देखो, क्रेडिट साइड में आ रहा है 4,30,000, जबकि डेबिट साइड में सिर्फ 4 लाख है। तो इसका मतलब ये जो 30,000 का डिफरेंस है, याद आ रहा है किसमें ट्रांसफर करना है? तो ये हमारे डेबिट का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर किया आपने? गुडविल में। अब उन्होंने हमसे कहा है कि 3 तरीके से आपको डिवेंचर्स को इशू करना है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पहले ये तो निकालते रहेंगे हम कि कितने कितने डिवेंचर्स हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो एंट्री करने का है। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। अगर पार का केस होगा तो एंट्री जाएगी हमारी मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगर पार का केस है तो हमने सिंपली एंट्री करी। बट मुझे अभी भी नहीं पता कि यार कितने डिवेंचर्स मुझे इनको अलॉट करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो पैसा कितना देना है। पैसा देना है 3,80,000, लेकिन एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो कितने डिवेंचर्स हो गए? 3,800 डिवेंचर्स। तो ठीक है, 3,800 डिवेंचर्स हो गए और 3,80,000 इनके पूरे हो गए। नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट का केस देखें तो डिस्काउंट के केस में मोहन ब्रदर्स डेबिट और डिस्काउंट, हाँ, क्योंकि डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब फिर से वही बात आई कि भाई मुझे नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स हैं, तो आपने यहां पर भी कितना पैसा देना है? 3,80,000 देना है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है। डिस्काउंट कितना है? 10%। आपको सिर्फ 10 रुपए कम देने पर डिबेंचर के हिसाब से, तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90। अब आप अगर इसे सॉल्व करें तो बताइए जरा क्या आएगा? अरे आपके 4,222.222 इस तरीके से आता चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि डिबेंचर्स ना कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं दिए जा सकते। डिबेंचर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको तोड़ कर दिया जा सकता हो। तो आपने यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से कम है
तो उतना ही रहने देना है, बट अगर 5 से बड़ा होगा तो आप एक एड ऑन कर देना। तो अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज रहने देंगे और ये हो जाएगा 4222 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा? 4,22,200। वहीं पे आपने मोहन ब्रदर्स को कितना पैसा देना है? 3,80,000। और अगर डिबेंचर्स का डिस्काउंट निकालूं तो ये हो जाएगा 42,220। अब आप मुझे बताओ, आपको कहीं डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप देखो इधर का जो टोटल है वो 20 रुपए ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन को एडजस्ट करना कैश में। अब 20 रुपए के लिए तुम क्या करोगे? उधारी थोड़ी करोगे। उन्होंने कहा जो डिफरेंस आ रहा हो फ्रैक्शन की वजह से उतना कैश में डील कर लेना। तो हमने सीधे सीधे 20 रुपए कैश में पे कर दिए। ठीक है, अब यही चीज हमें प्रीमियम के टाइम पे भी ध्यान रखनी है। तो पहली एंट्री मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई, 3,80,000 रुपए हमें देने हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फिर से प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए का। तो ये हो गया 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। अब यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया 3454.54 ऐसे आ रहा था, बार बार 54 रिपीटेडली आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे इतने ही डिबेंचर्स रहने दिए हैं। अब यहाँ पर डिबेंचर्स तुम्हें मिल गए हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे 3454 इंटू 100 तो ये आ जाएंगे आपके 3,45,400। आपको पैसा देना था कितना? 3,80,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी चेक करोगे 3454 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 34,540। अब फिर से अगर आप टोटल चेक करें तो आपकी क्रेडिट साइड 60 रुपए से कम आ रही है। उधर 3,80,000 है, इधर उसमें ही 60 रुपए कम आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट 60। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं था, बस ये चीज मुझे आपको समझानी थी कि अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाता है तो इस तरीके से वो नहीं भी बोलते ना, वैसे उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी थी, वो नहीं भी बोलते तो भी आपको यही काम करना था। और तीनों केसेस में फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22, Rama Limited took over the following assets and liabilities of Krishna Limited on 1st April 2019। अब आपको देखो ऐसा नहीं है कि आपने एसेट्स वाले क्वेश्चन किए नहीं है, यहाँ पर एक साथ एसेट्स की वैल्यू ना देकर आपको अलग अलग एसेट्स दे दिए हैं। ठीक है, बाद में लिखा है द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख वाज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 60 लाख रुपए में आपने इस बिजनेस को परचेज किया और 12% डिबेंचर्स दिए प्रीमियम पे। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो जितने भी हमारे पास एसेट्स थे वो हमने डेबिट कर दिए हैं और जो लाइबिलिटी थी हमने क्रेडिट कर दी। अब जो हमारा वेंडर है, वेंडर का नाम क्या है? कृष्णा लिमिटेड। तो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे कृष्णा लिमिटेड, सेटलमेंट हुई है 60 लाख रुपए में। अब आप खुद देखो डिफरेंस दिख रहा है, इधर 67 लाख है और इधर 65 लाख है। तो इसका मतलब कितने से डिफरेंस आ रहा है? 2 लाख से डिफरेंस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अच्छा, अगर क्रेडिट का डिफरेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं? अगर क्रेडिट में यही डिफरेंस आता तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अच्छा, अब हमने कैसे दिए ये 60 लाख रुपए? हमने दिया है बदले में अपने डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स है हमारे, और वो भी किस पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स दिए। तो परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख का, 100 रुपए का एक डिबेंचर है प्रीमियम, 30 रुपए का हुआ आपका प्रीमियम। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो कितने डिबेंचर्स आ गए? तो ये हो गए आपके 50,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ आ जाएगा 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख, और यहाँ आ गया 50,000 इंटू 20 यानी कि 10 लाख। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। कहीं पे अगर प्रमोटर या आपका अंडर राइटर आता है तो उसके लिए शेयर्स के जैसा ही बिल्कुल आपको करना है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर को पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि डिवेंचर्स को 3 तरीके से इश्यू किया जा सकता है, और वो 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो कैश में, यानी कि हमने पब्लिक ऑफर किया और वहां पे पब्लिक अप्लाई कर रही है हमारे डिवेंचर्स के लिए, चाहे वो लमसम में हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो। दूसरा हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदते हैं या बिजनेस परचेज करते हैं या एसेट्स खरीदते हैं। अब तीसरा है कि हम डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इश्यू कर सकते हैं। अभी कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, कि सपोज करो
आपने किसी बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब 20 लाख रुपए के लोन के बदले में आपने अपने बिजनेस का एक प्लांट या मशीनरी आपने मॉर्टगेज कर दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये बैंक्स वगैरह, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आपसे एक एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं कि भाई देखो आजकल इस तरीके से चल रहा है, वैल्यू डाउन जाती है एसेट्स की, आप हमें कोई एक एडिशनल सिक्योरिटी भी दो। तो ऐसे में अगर आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हो तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि जब आप एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अपने डिबेंचर्स को देते हो। अब इन डिबेंचर्स के ऊपर उस बैंक का, इस डिबेंचर्स के ऊपर उस बैंक का राइट कब आएगा बताइए? क्या ये डिबेंचर्स उनके हो गए? नहीं, ये डिबेंचर्स उनके सिर्फ तभी होंगे जब, सबसे पहली बात तो जब हमने एज अ कंपनी, एज अ बोरोवर, हमने उनका लोन अमाउंट और उनका इंटरेस्ट पे ना किया हो, और हमारा जो प्राइमरी एसेट था, प्राइमरी एसेट मतलब सबसे पहला एसेट हमने क्या दिया था? प्लांट या मशीनरी, उसको पे करके भी, उसको सेल ऑफ करके भी अगर उनका पैसा नहीं पूरा हो पाता है तो ही सिर्फ उनका राइट बनेगा हमारे इन डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जस्ट हमने कह सकते हो कि उनको एक श्योरिटी के लिए हमने ये डिबेंचर्स उनको दे दिया है, ठीक है। सो कोलेटरल का मतलब क्या है? इट इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, कि जो भी आपने फर्स्ट सिक्योरिटी दी होगी उसके साथ एडिशन में आपने अपने डिबेंचर्स दिए हैं, ठीक है। अब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी शो करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। क्वेश्चन कह भी सकता है कि किस पर्टिकुलर मेथड से करो या नहीं भी कहता। अगर नहीं कहता है तो आपकी इच्छा है, आप किसी मेथड से कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन ने कह दिया पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट उसने लिख दी तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही मेथड में लेकिन बैलेंस शीट बनती है, ठीक, पर उसका एक एक्सट्रैक्ट। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड इज व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, कि आपने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी, और जर्नल एंट्री ना पास करने का सीधा सा मतलब है आपने अपनी बुक्स में इस कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है। देखो, और जब कोई चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो वो चीज कहीं पर भी शो नहीं की जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है तभी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेप ही हमारा रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग की वजह से ही फिर आपकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन की वजह से समराइजेशन होता है और आगे का प्रोसेस होता है। जब रिकॉर्डिंग ही नहीं करी तो आगे का कुछ भी नहीं होता, तो उसको आप शो तो नहीं कर सकते। तो जब शो नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्यों रहे बाकी सब कुछ? अब कहीं ना कहीं तो लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसे तो भूल जाओगे कि आपने डिबेंचर्स दे रखे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपको मैं मेथड बताऊंगी कि क्या करना है। इससे पहले आप एक फॉर्मेट देखो कि अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्री तो पास नहीं करी लेकिन बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि लोन तो लिया है ना, लोन लिया इसका मतलब लाइबिलिटी तो है, और कौन सी वाली लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए दोगे क्या कोलेटरल सिक्योरिटी? लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही आप कोलेटरल देते हो, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट का जस्ट एक एक्सट्रैक्ट शो कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर सिर्फ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज मेन हेडिंग लिखी। उसके बाद आप कौन से वाला पार्ट शो कर रहे हो इसके अंदर? सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी सिर्फ कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या हम लिखेंगे वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, ठीक है। तो पहले साथ साथ इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। A company took loan of rupees 4 lakh from Bandhan Bank Limited and issued 8% debentures of 4 lakh as a collateral security. हमने एक कंपनी से 4 लाख रुपए का लोन लिया, एक कंपनी ने बंधन बैंक लिमिटेड से 4 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में अपने 4 लाख रुपए के 8% डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आप बताइए, आप अपने बुक्स में इसको किस तरीके से इसके साथ डील करेंगे? उन्होंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम इसको अपने फर्स्ट मेथड यानी कि व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड उससे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ का काम तो होगा बाद में, आप नोट्स टू अकाउंट्स पे आएंगे, आप यहाँ लिखोगे लोन फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। आपने लोन लिया है 4 लाख का, ठीक है। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके पास, बट हाँ आपने इस लोन को सिक्योर करा रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि आपने एंट्री पास नहीं करी तो आप कहीं और तो शो नहीं कर सकते, बट हाँ आपने इसके बदले में अपने डिबेंचर्स दिए, ये बात आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो आप इसके सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग। अब 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे,
तो डिबेंचर्स कितने हुए? उन्होंने ये नहीं बताया कि एक डिबेंचर कितने का है, तो जब नहीं बताते तो 100 रुपए का एक डिबेंचर मानते हैं, शेयर 10 का और डिबेंचर 100 का। तो जब 4 लाख को डिवाइड करोगे 100 से तो कितने डिबेंचर बनेंगे? 4000। तो आप ये लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 4008% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, आपने ब्रैकेट में इस बात को शो कर दिया कि आपने इसके बदले में अपने 4 लाख रुपए के डिवेंचर्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, आपने 8% डिवेंचर दे दिए। अब आपके पास और कोई तो लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल कितना आ रहा है? 4 लाख। बस यही 4 लाख आपने यहाँ लिख दिया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेथड है व्हेन द जर्नल एंट्री इज पास। ठीक है, पहले में हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन सेकंड मेथड है कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करने का मतलब है कि आप रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्डिंग मतलब अपनी बुक्स में आप उस चीज को शो करोगे। तो अगर आपको इस मेथड से कोलेट्रल को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले, ये सब काम को भी करने से पहले आपको एक एंट्री पास करनी होगी। अगर लोन की एंट्री करनी है तो लोन की एंट्री तो आपको पता ही है क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया होगा। बट अगर आपने अपने डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी तो आपको एक एंट्री करनी होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, जितने भी डिबेंचर्स होंगे, बीइंग डैश डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। नॉर्मली क्या आपने कहीं पर भी, अब तक आपने जितना भी डिबेंचर वाला ये चैप्टर पढ़ा, क्या आपने कहीं पर भी डिबेंचर सस्पेंस सुना? या तो आपने देखा कि आपने डेबिट में बैंक को डेबिट किया, या जो भी कॉल का नाम था भाई अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, या फिर आपने ज्यादा से ज्यादा एसेट्स वगैरह के नाम सुने कि भाई हमने डिबेंचर्स के बदले में एसेट्स हुए। अब वहां पर हमें कुछ मिल रहा था भाई, अगर हम डिबेंचर्स दे रहे थे तो बदले में पैसा आ रहा था, या अगर हमने कोई एसेट खरीदा था तो हमने एसेट्स को डेबिट कर लिया। हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, जिसको आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस अकाउंट है, क्योंकि इस डिबेंचर का यूज अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये डिबेंचर अभी हमारी लाइबिलिटी नहीं बने हैं। नॉर्मली अब तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते आए हैं वहां पर वो डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी थे, क्योंकि हमने या तो पब्लिक से पैसा ले लिया था या अपने वेंडर से हमने सामान खरीदा था। बट यहाँ पे तो हमने, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पर हमने बैंक से लोन लिया है, लोन लेने के बदले में एक सिक्योरिटी दी तो है, ये तो कोलेट्रल सिक्योरिटी है। ये हमारी लाइबिलिटी बनेगा या नहीं बनेगा ये बात अभी सस्पेंस में है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज आप क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना आपको, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक अपना अकाउंट ओपन किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी ये सस्पेंस की बात है कि इन डिबेंचर का यूज होगा या नहीं होगा। यूज कब होगा? अगर हमने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट और इन इंटरेस्ट और हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी पैसा पूरा नहीं कर पाई तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आप ये जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी। जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में देखने को मिलेंगे, जिसे हम अभी एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से हम इसको क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चन इज, बेस्ट बारकोड लिमिटेड took loan of ₹5 lakh from a bank giving ₹6 lakh 9% debentures as collateral security। आप एक बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी हो, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है किसी बैंक से, लेकिन बदले में 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए हैं। अब 6 लाख रुपए के डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर मानोगे तो डिबेंचर्स कितने हुए? 6000। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वही बात बोली उन्होंने कि आपको अब जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड मेथड हो गया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने एंट्री पास करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। अमाउंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर, कितना? 6 लाख। अब मैं यहाँ पे आपको नरेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। आप लिखेंगे बीइंग 6000 और परसेंटेज भी हमारे पास अब 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर है, तो बीइंग 6000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच issued as collateral सिक्योरिटी। ठीक है, नरेशन लिख दी। अब इसको यहां कैसे शो करेंगे आप, वो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट ये है, लोन फ्रॉम बैंक। अब यहां पर ना हमारे पास लिखा नहीं है कि बैंक का नाम क्या है, तो सिंपली आपने लोन फ्रॉम बैंक लिखा।
कितना लोन लिया आपने? 5 लाख का, ठीक है। अब आपने एंट्री करी है तो आपको इसको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। डिबेंचर्स भी तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, तो यहाँ आप लिखोगे 6,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। लेकिन इसका अमाउंट बाहर नहीं लिखना, इसका अमाउंट आपको यहीं के यहीं लिखना है, 6 लाख, ठीक। फिर उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे एक डेबिट में एसेट क्रिएट किया अपना, आपको इसकी ही वैल्यू यहां से माइनस करनी है। दो चीजें हैं, या तो आप इसे एसेट साइड भी दिखाओ और फिर इसे अदर करंट एसेट में दिखाओ आप इसे, पर इतना लंबा चौड़ा काम हम करेंगे क्यों? हम इस एसेट को यहीं से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने इसको यहीं पे खत्म नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी ना 11 लाख की दिखेगी। क्या एक्चुअल में आपने 11 लाख की लाइबिलिटी ली है? नहीं ना, लाइबिलिटी तो आपकी 5 लाख की है। हम इसे रिकॉर्ड तो कर रहे हैं बट हम इसका इफेक्ट खत्म करके दिखाएंगे। और इफेक्ट कैसे खत्म करेंगे? इस अकाउंट का यूज करके। इसका डेबिट बैलेंस है ना, और आपकी लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस शो करती है, तो डेबिट में से जब क्रेडिट माइनस करोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? निल ना। तो आप यहीं पे लिख दोगे डिबेंचर सस्पेंस, कितना? ये भी तो 6 लाख ही है, तो बस इसका इफेक्ट आ गया निल। आपने रिकॉर्डिंग भी कर दी और उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। हमने दिखा दिया कि हाँ है हमारे पास डिबेंचर्स, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्लियर। बस ये आपका सेकंड मेथड है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, ये कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। और प्लीज इसे मार्क कर लीजिएगा, 100% पेपर लीक टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है और 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक में से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना, तो समटाइम्स उनके रिडेम्पशन की भी जो टर्म्स होती हैं वो पहले ही उसी टाइम पे ही डिस्कस कर ली जाती हैं। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, यानी कि पैसा वापस। आपने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए, अब आप अपने वही डिबेंचर्स वापस लेने जा रहे हो, तो दिस इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का सीधा सा मतलब है रीपेमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर उस रीपेमेंट के सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, जैसे कि डिबेंचर्स को इशू आप 3 तरीके से कर सकते हो, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन रिडेम्पशन करना सिर्फ 2 ही तरीके से अलाउड है, या तो पार या प्रीमियम, ठीक है। तो अब आपको यहां पर पहले तो क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इशू की टर्म तो आपको दे रखी होती है क्लियरली कि आपने इशू पार पे किया है, डिस्काउंट पे किया है या प्रीमियम पे किया है। रिडेम्पशन के लिए अगर कुछ नहीं लिखा, जैसे कि अब तक जो आप क्वेश्चन करते आए हो, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन में कुछ भी देखने को मिला ही नहीं कि रिडेम्पशन किस पे था, तो हम यही मानते हैं हमेशा कि रिडेम्पशन फिर पार पे होगा। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो वो बात क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगी, नहीं मेंशन है तो क्या मानना होता है? पार, ठीक। अब इस बात को आप ध्यान से समझो। इशू का मतलब होता है कि आपके पास, सपोज करो ये मेरा एक डिबेंचर है, ठीक है, और इस डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है। ये मैंने जब पब्लिक को ऑफर किया तो 100 रुपीज का ऑफर किया, और इसके ऊपर इसकी एक फेस वैल्यू प्रिंटेड है 100 की फेस वैल्यू की चीज मैंने मार्केट में भी 100 की ही दी, तो कोई फायदा, कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो यहाँ पे 100 की चीज ही आपने 100 में दी, इसका मतलब यहां हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब रिडेम्पशन की अगर मैं बात करूं तो रिडेम्पशन का मतलब है कि सपोज करो ये मैंने पब्लिक के पास गिरवी रखवाया था, 100 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ था। जब मैंने पब्लिक को दिया कि भाई मुझे इसके बदले पैसे चाहिए, पब्लिक ने मुझे इसके बदले में 100 रुपए दिए, ठीक है। अब मैं उनसे वापस मांगने के लिए गई कि मुझे मेरा ये डिबेंचर जो 100 रुपए का आप मुझे वापस कर दो। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे कितने पैसे देने होंगे अब इसके लिए, तो उन्होंने कहा कितना लिखा हुआ है इसके ऊपर? मैंने कहा 100 रुपए लिखा हुआ है। तो वो मुझे कह रहे 100 रुपए ही हमें वापस दे दो आप। यानी कि रीपेमेंट के टाइम पे भी क्या हुआ, 100 की चीज के मुझे 100 रुपए ही भरने पड़े। बस आप इस चीज की क्लैरिटी रखो कि इशू के टाइम पे आप पैसा रिसीव कर रहे होते हो तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे आप पेमेंट कर रहे होते हो तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब आपको पैसा मिला तो भी 100 रुपए मिले तो भी कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, जब आप पैसे भरने के लिए गए तो भी आपको कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। तो यानी कि सिंपल सा केस था। तो एंट्री भी बिल्कुल सिंपल रहेगी, किस केस की? इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, ठीक है। तो पहली एंट्री वही, अगर लमसम वाले केसेस हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट, तो यानी कि यहाँ पर पैसा आपके पास 100 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर, यानी कि यहाँ पर भी 100 से एंट्री करनी है। तो कोई डाउट है? नहीं, चले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट वाला हमारा केस है इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। अब इसको फिर से समझते हैं। फिर से मैं पब्लिक के पास गई, मैंने कहा ये मेरे पास एक 100 रुपए का डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू लिखा है इसके ऊपर 100 रुपए है। पब्लिक से पूछा कि कितने पैसे दे रहे हो इसके लिए, पब्लिक ने कहा 90 रुपए। मुझे मेरी 100 की चीज के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं फिलहाल, 90 रुपए। मुझे फायदा है नुकसान? मुझे नुकसान है, तो यहाँ मुझे नुकसान हो चुका है कितने का, 10 रुपए का, ठीक है। बट जब रिडेम्पशन का टाइम आया, मैं फिर से अपना सामान वापस लेने के लिए गई, तो मैंने फिर से कहा कि बताओ मेरा ये 100 रुपए का सामान था, मुझे कितना पैसा भरना होगा इसको वापस लेने के लिए। उन्होंने कहा 100 रुपए भरने होंगे आपको। तो इसका मतलब रिडेम्पशन के टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे ऐसा कोई फर्दर डिस्काउंट मिला। पहली बात तो जब आप रिडेम्पशन करने जाते हैं ना, तो कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, वो केस अलाउड ही नहीं है हमारे यहाँ पर। तो अब इसके लिए एंट्री क्या हो गई आपकी, पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, केस चाहे कोई सा भी, पहली एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट डिफर करेगा। अब यहाँ पे इशू के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है आपके पास, 90, तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे 90 से, ठीक है। और फिर सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको इशू के टाइम पे नुकसान हुआ कि आपको 100 की जगह पे 90 रुपए मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आप करेंगे डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अमाउंट लिखेंगे, 90 रुपीज की एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गई, 10 रुपए का डिस्काउंट, डिबेंचर्स आप 100 रुपए का ही दे रहे हो, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा एंट्रीज में, क्योंकि रिडेम्पशन पार पे है। जब तक रिडेम्पशन पार पे होगा आपको सारी एंट्रीज बिल्कुल सिंपल लगेंगी, कोई उनके अंदर चेंजेस आपको अलग से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड केस है हमारे पास अब इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, यानी कि अब फिर से मैंने पब्लिक को कहा कि पब्लिक 100 रुपए की चीजें बताओ कितने दोगे। तो उस टाइम पे इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, हो सकता है उन्होंने कहा 110 रुपए है फिलहाल, 110 रुपए मिलेंगे, तो मुझे तो फायदा हो गया। 100 रुपीज की मेरी चीज थी, लेकिन उसके लिए मुझे कितने पैसे मिल गए, 110। तो ये जो 10 रुपए का फायदा है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अब वापस लेने के लिए जब गए तो मैंने कहा बताओ अब कितने पैसे देने हैं मुझे इसको वापस लेने के लिए, उन्होंने कहा 100 रुपए ही देने हैं, 100 की ही चीज है और 100 रुपए देने हैं। तो रिडम्पशन के टाइम पे फिर से मुझे कुछ भी ऐसा खास कुछ देखने को नहीं मिला, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज वही बेसिक वाली रहेगी जो आपने इशूड एट प्रीमियम पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन इस बार आपके पास पैसा कितना आया है, इस बार आपके पास पैसे आए हैं 110, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। डिबेंचर की देखो वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा फेस वैल्यू आती है, नॉमिनल वैल्यू। और प्रीमियम कितने का था आपका, 10 रुपए का, तो बस हो गया। तो अब तक जो आपने तीनों केस देखे वो तीनों केस वही तो हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। अब जो नेक्स्ट 3 केसेस आएंगे उसमें आपको एक्चुअल चेंज देखने को मिलेगा। अब फोर्थ केस है हमारे पास इशूड एट पार रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब यहां से थोड़ा और ध्यान से समझना है। इशूड एट पार का मतलब फिर से गए पब्लिक के पास, बोला ये हमारे पास 100 रुपए का डिवेंचर है, बताओ कितने पैसे दोगे आप इसके बदले में, उन्होंने कहा 100 ही मिलेंगे, 100 के बदले में 100 ही रुपए मिले। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ तो कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। जब इसी सामान को लेके ना वापस लेने के लिए गए ना, तो अब उन्होंने कहा 100 की जगह पर आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। अब उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए। देखो नॉर्मली जब भी अब आपने देखा कि इशू के टाइम पे जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो उसे आप फायदा कहते हो, प्रीमियम कहते हो, क्योंकि वहां पैसा मिल रहा होता है। बट रिडेम्पशन के टाइम पे आप पैसा दे रहे हो, तो जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो यार आपके लिए नुकसान है ना। तो यहाँ पर रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ, 100 के बदले में अगर 110, 105, 120 जो भी आपको क्वेश्चन कहे, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है तो वो आपके लिए क्या है, लॉस। तो एक बात हमें यहाँ से समझ लेनी है कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम हमारे लिए हमेशा एक लॉस है, ठीक है। पर ये लॉस हमें कब बियर करना है, हमें रिडेम्पशन के टाइम पे, मतलब ये पहली बात तय हो गई थी जिस दिन मैं ये अपना एक डिबेंचर उनके पास बेचने के लिए गई थी ना, मैंने जिस दिन उनको इशू किया था, उन्होंने उसी दिन मुझे ये बात बोल दी थी कि जब आप इसको वापस लेने के लिए आएंगे ना तो 110 रुपए भरने होंगे आपको। तो मुझे ये तो पता चल गया है कि रिडेम्पशन के टाइम पे मुझे 10 रुपए का नुकसान भरना है, पर कब भरना है, अभी भरना है क्या, रिडेम्पशन के टाइम पे भरना है। बट मुझे आज ही पता चल चुका है ना उसके बारे में। तो जो चीज हमें फ्यूचर में भरनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं,
लाइबिलिटी। तो दो चीज निकल कर आई यहां से कि जो भी रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम होता है, रिडेम्पशन का प्रीमियम आपके लिए दो केसेस लेकर आता है। एक तो ये कि वो आपके लिए लॉस है, ठीक है, एट द सेम टाइम वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, यानी कि डबल है। अब यहां पे लॉस को आप क्या करते हो, लॉस जब बढ़ते हैं तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। इसका मतलब जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो दो अकाउंट आपको ओपन करने होंगे, एक अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा अकाउंट आपकी लाइबिलिटी को। तो अगर आप यहाँ पे नजर डालें तो पहले फर्स्ट एंट्री ही देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि इश्यू के टाइम पे कितना पैसा आया, भाई इश्यू के टाइम पे तो कुछ हमें सच देखने को नहीं मिला, 100 ही रुपए आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे है और हमें उस इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, तो आप देख रहे होंगे दो नए अकाउंट आपको दिख रहे होंगे जो आपने अब तक नहीं देखे। ये कब आएंगे सिर्फ जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा। तो देखो डेबिट में आपने लॉस रिकॉर्ड किया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और लाइबिलिटी आई आपकी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। ये लाइबिलिटी आपको रिडेम्पशन के टाइम पे करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है आपको, 10 का, और 10 का ही आपका क्या है, प्रीमियम। जितने का लॉस है उतने की आपकी लाइबिलिटी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन 100 की थी, डिबेंचर 100 का ही रहेगा। बताइए क्लियर हुआ। सेकेंड एंट्री समझ आ गई, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, टू X% डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10, ठीक है। अब फिफ्थ केस है हमारे पास, इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब क्या हुआ, आप पब्लिक के पास गए, फिर से बार बार हमें पब्लिक के पास जाना पड़ रहा है। भैया हमारा डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, कितने पैसे दे रहे हो, वो कह रहे हैं हम 100 के बदले में आपको देंगे 105 रुपए। हमने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो 100 के बदले में 105 मिल गए, तो 5 रुपए का क्या हो गया, फायदा। उस फायदे को आप क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, जब वापस मांगने के लिए आएंगे हम आपसे अपना ये डिबेंचर 100 रुपए वाला, तो कितने पैसे लोगे बदले में। उन्होंने कहा 110 रुपए लेंगे। यहां पर भी तो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, बट यहां पर ये एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा 100 की चीज है, लेकिन वापसी आप कितने दोगे, 110। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, 10 रुपए का लॉस, ठीक है। तो अब हमें दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, एक तो हमें प्रीमियम रिकॉर्ड करना है इश्यू के टाइम पे, जिसको आप क्या बोलते हो, सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन ये जो रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम है, आप इसे एक तो लॉस के नाम से रिकॉर्ड करते हो और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या जनरेट होगी, सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए, पैसे कितने आए, 105। जी हाँ, पैसे आए आपके पास 105, ठीक है। सेकेंड एंट्री अब आप देख रहे हो, तो मैंने एंट्री करी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कैसे जाएगा, या तो 105 ही आएगा। ये कौन से वाला लॉस होता है, करना है जो रिडेम्पशन के टाइम पे हमें प्रीमियम पे करना है, जो रिडेम्पशन के टाइम पे आपको लॉस बियर करना है 10 रुपए का, वो आपने लिखा। भाई हमारे डिबेंचर की वैल्यू तो वही रहेगी 100 रुपए, प्रीमियम कितना बढ़ना है रिडेम्पशन के टाइम पे, 10 रुपए। रिडेम्पशन के टाइम, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम 10 रुपए का बढ़ना है, इश्यू के टाइम का प्रीमियम कितना है, 5 रुपए। हो गया ना कंप्लीट। लास्ट केस है हमारा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। फिर से पब्लिक के पास गए, 100 रुपए का डिबेंचर है, बताओ कितने पैसे दोगे। उन्होंने कहा 90 रुपए देंगे, ठीक है। तो शुरुआत में हमें नुकसान होना शुरू हो गया कि 100 की चीज के बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं, सिर्फ 90 रुपए। तो 10 रुपए का क्या है आपको, ये लॉस है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ जब हम वापस लेने के लिए आएंगे अपना डिबेंचर 100 रुपए वाला तो कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें। उन्होंने कहा 110 रुपए। वापसी अगर जब देने आओगे तो 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो हमें डबल नुकसान हो गया भाई, 10 रुपए का नुकसान इश्यू के टाइम पे भी हो गया और 10 रुपए का नुकसान रिडेम्पशन के टाइम पे भी हो गया। बट अब तक ना इश्यू के टाइम पे जो आपको लॉस होता है, उसके लिए आप एक अकाउंट ओपन कर रहे थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप चाहें तो ये अकाउंट यूज कर सकते हैं, बट डिस्काउंट हो चाहे लॉस ऑन इश्यू हो, दोनों का नेचर सेम है, दोनों लॉस ही है। तो आप सिंगल एक अकाउंट से भी इसको लिख सकते हो, और मैंने एक से ही लिखा है, बट आप चाहें तो दोनों से लिख सकते हैं। कैसे वो मैं अभी आपको बता दूंगी। बट यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि आपको टोटल नुकसान कितने का हुआ बेसिकली,
20 रुपए का आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखेंगे कि 10 रुपए का नुकसान इश्यू के टाइम पे है, तो 10 रुपए का नुकसान आपको रिडेम्पशन के टाइम पे है, ठीक है। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना पैसा आया? कितना पैसा आया हमारे पास? 90 रुपए, ठीक है। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टोटल आपको इस डिबेंचर्स को इश्यू करने पे नुकसान कितना हो रहा है? 20 रुपीज का। अब यहां पे मैं आपको बताती हूँ कि आप चाहे तो सीधे सीधे 20 एक ही में लिख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो दो चीजें लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, नंबर किसी में नहीं कटेंगे, ठीक है। 2x% डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स हैं? 100 के। रिडेम्पशन के टाइम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने का रिडेम्पशन के टाइम का लॉस है? यहां भी 110, यहां भी 110, क्लियर। तो 6 के 6 हमारे केसेस हैं जिसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि भाई पहली एंट्री तो चेंज नहीं होती, बस उसके अमाउंट चेंज होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपने नोट करी वो ये कि जब जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा तो दो अकाउंट आपने ओपन करने हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस को डेबिट साइड में लिखना है क्योंकि वो हमारे लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी है, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 9.77। क्वेश्चन इज, JK Limited issued ₹4 lakh 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each। फिर से आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी उस मिस्टेक पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, भाई ₹4 लाख लिखा है, डिवेंचर्स नहीं है, डिवेंचर्स का अमाउंट है कि 4 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर, इसका मतलब डिवेंचर्स कितने हैं? 4000, ठीक है, 4000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल ऑफ 10% and redeemable at a premium of 10%. Pass journal entry for the above transaction in the books of JK Limited। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। आपको कंडीशन पहचाननी है। कंडीशन क्या थी भाई? उन्होंने बोला कंडीशन ये है कि इशू है डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितने का है? 5% का, और रिडिम्पशन है प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितने का है? 10% का। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको फायदा हुआ है नुकसान? इशू के टाइम पे वो कह रहे हैं 100 की चीज 100 की चीज 95 पे गई इशू के टाइम पे, इसका मतलब यहाँ पे हुआ आपको 5 रुपीज का लॉस। रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के बदले में 110 देने पड़े। प्रीमियम, रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम हमेशा हमारे लिए लॉस है, तो टोटल में देखूं तो मुझे यहाँ पर 15 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, क्योंकि लमसम का केस है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स के ऊपर? 4000 डिबेंचर्स पे कितना पैसा मिल रहा है आपको? 95। तो कितना आएगा आपका? 3,80,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि अब आपको लॉस हुआ है तो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 9%। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम हमारे लिए लायबिलिटी भी होता है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना कितना पैसा जाएगा भाई? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 3,80,000 जाएंगे, एज इट इज ऊपर से कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपको नुकसान कितने का हुआ है? आपको टोटल इन डिबेंचर्स को इश्यू करने पे नुकसान कितना हुआ? टोटल, हाँ, टोटल नुकसान आपको हुआ है 15 रुपए का, यानी कि 60,000। डिबेंचर्स की कीमत तो नहीं बदलने वाली है, जो उनकी फेस वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू 4 लाख, वही लिखेंगे। आपको प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे कितना पे करना है? 10%, यानी कि 10 रुपए, तो 40,000। अब देखो 4,40,4,40 इक्वल आ रहा है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको एंट्रीज में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो ये दो अकाउंट आएंगे ही आएंगे। बट हाँ, इशू के टाइम का जो आपका नुकसान था उसे आप एक और नाम से लिख सकते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अलग हो जाता, फिर क्या होता?
60,000 में से 20,000 अलग आते हैं, 40,000 अलग लिखे जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चिरंजीवी लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है। पहला केस है when debentures are issued at 10% premium and redeemed at 5% premium। यानी कि आपके पास फर्स्ट केस निकल कर आया इशूड एट प्रीमियम, और इशू के टाइम का प्रीमियम कितना आपके पास 10%, और रिडीम आपने किया है प्रीमियम पर ही, और वो कितना है, वो है 5%। कहने का मतलब है 100 की जगह पर तो 110 रुपए मिल गए, इसका मतलब 10 रुपए का फायदा हुआ, जिसको आप क्या बोलते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। भाई इशू के टाइम के प्रीमियम को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हो, बट रिडेम्पशन के टाइम पे 100 की जगह पे 105 रुपए देने पड़े, तो ये तो हमारे लिए भैया लॉस है। तो एक जगह फायदा, एक जगह नुकसान। तो सबसे पहली एंट्री जो हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे। डिबेंचर्स थे हमारे पास 2000 और पैसे मिल रहे हैं हमें 110 रुपए, ठीक है, क्योंकि इशू की बात हो रही है। तो टोटल आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे, आपके पास पैसे आएंगे 2,20,000। अब इसका आप कैसे बंटवारा करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पे हमें लॉस है, प्रीमियम भरना पड़ रहा है, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास डिबेंचर है 10% डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि इशू के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और रिडेम्पशन के टाइम का भी प्रीमियम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब एप्लीकेशन कितने की थी, 2,20,000। यह है 2,20,000। आपको रिडेम्पशन के टाइम पे नुकसान कितने का हो रहा है, नुकसान आपको टोटल हुआ 5 रुपए का, यानी कि 10,000। डिबेंचर्स रहेंगे आपके नॉमिनल वैल्यू पर ही, 2,000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको कितना चाहिए, 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितना है, रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम था 5, तो ये आ गया 10,000। क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। जस्ट अभी हम पीछे करके आए हैं ऐसा कॉन्सेप्ट, तो ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी। आप अपने रजिस्टर में इसको खुद सॉल्व करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भेजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पे तीसरा केस हमारे लिए थोड़ा सा अलग है। केस है इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम एट द रेट 10%। इसका मतलब जब हम इशू करने के लिए गए तो 100 की जगह पे 100 रुपए ही मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैसा वापसी करने के लिए गए तो 100 की जगह पे 110 रुपए भरने पड़े, 10 रुपए का हो गया हमें नुकसान। ठीक है, तो अब रिडेम्पशन के टाइम का नुकसान है, इशू के टाइम का नुकसान नहीं है। तो पहली एंट्री सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू यस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स है हमारे पास, 2000 ही डिबेंचर है, और पार का केस था तो 100 रुपए के हिसाब से ही है, ये हो गए 2 लाख। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है तो ये बात हमें समझ आ चुकी है कि हमें क्या करना होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इशू के टाइम की कोई कंडीशन नहीं है कि प्रीमियम वगैरह है तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन हाँ रिडेम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है उसके लिए हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ तो एज इट इज 2 लाख लिखोगे। भाई नुकसान कितने का हुआ है, 10 रुपए का, साफ साफ दिख रहा है हमें 10 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये 20,000 आ गया। यहाँ पे तो नॉमिनल वैल्यू ही आएगी 2 लाख, और फिर से वही बात, प्रीमियम कितने का है 10 रुपए का, तो यहाँ भी आ गया 20,000। डन। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको केस कराया है सीबीएसई 2020-23 का क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको जस्ट केस आइडेंटिफाई करना है और उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, और ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। प्रैक्टिस करो इसकी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
आप देख रहे थे अभी जब आप एंट्रीज कर रहे थे, इतने आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में एंट्रीज करी, तो आप ऐसे लिखते थे 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 7% डिवेंचर। तो ये जो परसेंटेज इनके आगे प्रीफिक्स थी, इसका यूज क्या था? मैंने आपको वहीं पे ये बात बताई थी कि ये होता है कूपन रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये डिबेंचर्स को आपने इशू किया है, यानी कि कितना इंटरेस्ट आपको भरना होता है। तो यहाँ पर अब उसी इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है कि आप जब डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जब तक क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई ना करे, आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी होती है। अगर क्वेश्चन लिखता है कि आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है, आप तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट यही बताते हैं आपको एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो एज एन एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, जिसे आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी कि एक ऐसा खर्चा है जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकता है, ठीक है। अब जब आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, देखो किसी भी खर्चे को पे करने से पहले ड्यू किया जाता है। तो जब आप खर्चे को ड्यू करते हो तो आप एंट्री करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होते हैं। आपको ये खर्चा किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को, तो वो आपका क्रेडिटर है। और क्रेडिटर्स बढ़ने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है। जब आप अपने उस खर्चे को पे कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो आप एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि एक्रूअल कंसेप्ट होता है। जितने भी आप खर्चे करते हैं पूरे साल में, या जितनी भी इनकम होती है आपकी, यानी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, वो लास्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आपने पूरे साल जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया होगा, वो इंटरेस्ट आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च को आपको एक एंट्री पास करनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे किया जाता है? देखो भाई, ये एनुअली भी पे किया जा सकता है, ये क्वार्टरली भी पे किया जा सकता है, ये हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है, वैसे तो हमें इसके क्वेश्चन करने हैं पहले, बट कोई बात नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हुए चलते हैं, एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपको याद है हमने अभी टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के पर्पस से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री सीखी थी। आपने एक अकाउंट ओपन किया था, वहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को तो आप पहले से जानते हो। आपके लिए ये ना एक ऐसा लॉस है जिसको आपको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब इसको खत्म करना है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर कुछ भी नहीं देने वाला ना। ऐसे लॉसेस को हमें खत्म करना होता है। तो खत्म करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सबसे पहला सोर्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है तो आप सबसे पहले भरपाई करोगे इस नुकसान की इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बट अगर आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, या है ही नहीं, तो सेकंड सोर्स है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ की एक ही एंट्री बनती है हमारी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ एनी, मतलब अगर है आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो यही हमारे पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं अब हमारे पास, इनके क्वेश्चंस करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। So question is, Pratham Limited issued 50,000 9% debentures of 100 each on 1st April 2023 at 10% discount। देखो प्रथम लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं और 10% के डिस्काउंट पे। तो इशूड एट डिस्काउंट, पहली कंडीशन निकल कर आई, रिडीमेबल एट ₹10 प्रीमियम। देखो एट 10 के आगे ना तो परसेंटेज का साइन लगाए ना रुपीस का। देखो आप रुपीस का साइन लगाओगे तो भी 10 रुपए ही निकल कर आ रहा है, अगर आप सीधे सीधे 100 रुपए का परसेंटेज भी निकालते हो तो भी वही है, ठीक है। तो इच्छा है आपकी, आप जो भी मत इसको समझे, लेकिन केस हमें समझ आ चुका है कि केस है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली ऑन 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। कहने का मतलब है कि हम साल में 4 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, हर 3 महीने बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30th जून। हमें लेकिन सिर्फ एक ही क्वार्टर की एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैं कराऊंगी तो आपको एक ही क्वार्टर की एंट्री, लेकिन अगर पेपर में सारा मतलब पूरे ईयर की अगर आपसे एंट्री पूछ ली तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो ध्यान से समझना एक चीज को। सबसे पहले तो आपको एंट्री कब की करनी है? आपको सिर्फ एक क्वार्टर की एंट्री करनी है और आपका पहला क्वार्टर एंड हो रहा है 30th जून को, ठीक है। तो जब भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, देखो हमें पूरे क्वेश्चन करने के लिए नहीं कहा उन्होंने,
इंटरेस्ट का क्वेश्चन सेपरेटली बनने के चांसेस ही नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का कंबाइन, जिसमें आपको ये जो हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट किया था ना, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जैसे हमने केस पहचाना कि इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो 2 एंट्री उसकी हो गई। फिर अभी मैं आपको 3 एंट्री यहां पर बताऊंगी, कितनी हो गई 5, और एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है राइटिंग ऑफ लॉस, 1 एंट्री उसकी हो गई। तो ऐसे कंबाइन क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो एक छोटा सा टॉपिक है जो बड़े वाले क्वेश्चन के साथ इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो जून 30 को उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट की ही एंट्री पूछी आपसे क्वेश्चन में। तो 50,000 डिबेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता सकते हो? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें डिबेंचर पे करना है? यस, 9% हमें गिवन है। तो सबसे पहले ना आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करना है आपने इंटरेस्ट? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। कितने से? भाई आपके पास 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो कितने के डिबेंचर्स हो गए टोटल? इसका मतलब आपके पास 50 लाख रुपए हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो आप 50 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहे हो। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। आपने इशू चाहे प्रीमियम पे किया हो, चाहे डिस्काउंट पे किया हो, रिडेम्पशन चाहे प्रीमियम पे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना होता है नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। तो 50 लाख पे आप 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करोगे इनटू, क्या पूरे साल के लिए पे कर रहे हो? क्वार्टरली पे कर रहे हो इंटरेस्ट, और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो आपको 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। बताइए कितना आएगा? तो ये हमारा निकल कर आया 1,12,500। अभी हमने सिर्फ ड्यू करने की एंट्री की है। अब आप सिमिलर डेट पे इसको पे करने की एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,12,500, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में सारे ही क्वार्टर्स की एंट्री करनी होती, तो नेक्स्ट क्वार्टर आपका आता 30 सितंबर, फिर से ये दो एंट्री होती सेम अमाउंट के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आपका कब आता? फिर आता 31 दिसंबर, फिर से आप 2 एंट्री करते। फिर 31 मार्च को फिर से 2 एंट्री करते विद द सेम अमाउंट। लेकिन 31 मार्च को एक एंट्री आप और करते। उन्होंने पूछा नहीं हमसे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, 31 मार्च को आप एक एंट्री और पास करते हैं यहाँ पे। किस चीज की? आपको जितना भी इंटरेस्ट आपने पूरे साल में पे किया होता है, वो सारा इंटरेस्ट आपको कहां ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट, यानी कि 50 लाख का 9%, सीधे कितना बैठेगा? 4,50,000। तो पूरे साल में आपने 4,50,000 पे किए हैं 4 बारी में, तो पूरा इंटरेस्ट आपको है ट्रांसफर करना है। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू ऑन 50,000 डिबेंचर्स फॉर 3 मंथ्स, इस तरीके से बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन हमारा सफिशिएंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। सो क्वेश्चन इज, Gladiators Limited issued 10,000 8% debentures of 100 each at a discount of 5% and redeemable at a premium of 5%. Payable along with the application. उन्होंने बोला है कि 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा दे दिया गया, इसका मतलब लमसम का केस है। इट हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, 70,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है हमारे पास, एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। The debentures were fully subscribed and the amounts were duly received. सारा पैसा हमने मांग भी लिया है और मिल भी गया है। जनरल एंट्री करनी है फॉर द इशू एंड द राइटिंग ऑफ लॉस। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके अंदर इशू की भी एंट्री करनी है और राइटिंग ऑफ की भी करनी है। एंट्री करते हैं सबसे पहले हम, क्या एंट्री होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है हमारे पास? 10,000 डिबेंचर हैं, ठीक है। कंडीशन थी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इसका मतलब 5 रुपए के डिस्काउंट पे आपने इशू करे होंगे। तो ये आ गए आपके पास 9,50,000, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं? डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीम भी है हमारा प्रीमियम पे। वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करना है टू कितना परसेंट डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन, तो हमने टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट लिख दिया। ठीक है, ऊपर हम अलॉटमेंट लिखना भूल गए थे, लमसम का केस था, अब हमने ऐड ऑन कर दिया है। अब सीधे सीधे यहां पर तो 9,50,000 आएगा। भाई आपको नुकसान कितने का हुआ है, टोटल नुकसान कितने का हुआ है? 10 रुपए का। आपको 5 रुपए का नुकसान तो हुआ शुरुआत में और 5 के बाद हुआ है। और 5 रुपए का, हाँ 5 रुपए का नुकसान हुआ आपको रिडेम्पशन के टाइम पे, तो टोटल 10 रुपए का नुकसान हुआ 10,000 डिबेंचर्स पे। 1 लाख का। 1 लाख का नुकसान। डिबेंचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, नॉमिनल वैल्यू जाएगी और रिडेम्पशन का प्रीमियम 5 रुपए का तो 50,000। ठीक है, ये तो भैया हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था जो एक बार और रिवाइज हो गया है। नया कॉन्सेप्ट है हमारा राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है कि ये जो आपने लॉस यहाँ पे डेबिट किया है ना, आपको इसको खत्म करना है। खत्म करने के 2 ही रास्ते हैं, हमने एंट्री में पढ़ा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहला प्रेफरेंस है, इनसफिशिएंट हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000 का दिया है और एक कैपिटल रिजर्व भी दिया है। कोई यूज नहीं है कैपिटल रिजर्व का, दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको यूज नहीं करना। सिर्फ 2 ही सोर्स याद रखने हैं आपको, 2 S वाले सोर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो भाई देखते हैं, मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70,000 है, बट मेरा नुकसान कितने का है? 1 लाख का। कोई बात नहीं, हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 70,000 तो यहां से निकाल लेंगे। और दूसरा सोर्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 30,000 और पूरा का पूरा लॉस आपने यहां से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है भाई, पूरा 1 लाख। बस ये है राइटिंग ऑफ की एंट्री, बस कुछ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, redeemable in 4 equal installments by draw of lots from the end of 3 years at a premium of 9। उन्होंने बोला 10,000 डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं जिसको आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करोगे। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको रिडीम करना है। देखो रिडेम्पशन कितने इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एंट्रीज है वो रिडेम्पशन की नहीं है, रिडेम्पशन वाला चैप्टर ही हमारे कोर्स में नहीं है। बट हाँ, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिडेम्पशन किया कैसे है, 9 रुपए के प्रीमियम पे किया है। इसका मतलब इशूड तो पार पे है बट रिडीम प्रीमियम पे है, और प्रीमियम के टाइम, रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम हमारे लिए लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे लिए लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस हुआ है मुझे इशू के टाइम पे? भाई टोटल 10,000 डिबेंचर्स हैं, 9 रुपए एक डिबेंचर पे नुकसान हुआ है, तो टोटल मुझे नुकसान हुआ है 90,000 का। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और आपको ना ये अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना जिसमें अकाउंट बनाने, क्योंकि समटाइम्स अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक ही एंट्री करनी है, सिर्फ उन्होंने आपसे राइटिंग ऑफ की एंट्री पूछी है। बट उससे पहले आप ये देखो कि आपके पास प्रीमियम अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा जो लॉस है वो एक ही जगह से राइट ऑफ किया जाएगा। यस, विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 90,000। ठीक है, एंट्री तो हमारी हो गई। 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, 1 नंबर की एंट्री, 2 नंबर का अकाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंट्री तो कर दी है। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो आपको सबसे पहले तो एक एंट्री यहीं से दिख रही है कि आप अकाउंट किस चीज का बनाने जा रहे हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसका नेचर ही लॉस का है और लॉस बढ़ने पे डेबिट होता है और घटने पे क्रेडिट। आपने देखा यहाँ पे जो लॉस है उसको क्रेडिट किया हुआ है, तो पहले यही वाली एंट्री कर दो। अगर आपने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया है तो आपके अकाउंट में भी एंट्री क्रेडिट साइड में ही जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो सबसे पहले, आप यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं, ये बात आपको पता है। बट ये लॉस आया कहां से? आपने सबसे पहले इस लॉस वाले अकाउंट को कहां यूज किया था? अगर मैंने इसकी इशू की एंट्री की होती
तो पहली एंट्री होती बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर दूसरी एंट्री होती डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। वहीं से ये अकाउंट ओपन हुआ आपका, यहां तो आपने इस अकाउंट को क्लोज किया है, राइट ऑफ किया है। जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है आपको पता है कि लॉस डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो किस पे? प्रीमियम पे। और उसी डेबिट के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट चीज लिखते हो, क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो जब भी आपको ये अकाउंट बनाना है दो एंट्रीज करनी है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में तो लिखोगे कि किस चीज का लॉस है, ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना? 90,000। और इसी लॉस को आपने राइट ऑफ कर दिया किससे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने से? 90,000 से। और हमेशा ये अकाउंट आपका क्लोज ही रहेगा क्योंकि हम राइट ऑफ करके क्लोज ही तो कर रहे हैं बस। तो बिल्कुल 3 नंबर में एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, खत्म। समझ गए? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55। हर तरीके का क्वेश्चन करा रही हूं मैं आपको। ऑन 1 अप्रैल 2023 Solar Power Limited issued 10,008% debenture of 100 each at a discount of 5%, redeemable at premium of 15%. Issued at discount, redeemed at premium. टोटल नुकसान स्टार्टिंग में 5 रुपए का और रिडेम्पशन के टाइम पे 15 रुपए का, 20 रुपए का टोटल नुकसान। All the debentures were subscribed and allotment was made. The company had a balance in securities premium for 80,000. अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2024। कोई जनरल एंट्री नहीं पूछी, कोई अकाउंट नहीं पूछा, बैलेंस शीट पूछी है। अब आपके पास बैलेंस शीट में शो करने के लिए क्या चीज है? एक तो डिवेंचर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर शो करूं तो मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम का क्या है? कितने डिवेंचर्स है बताओ? 10,000। हमारे पास है 10,000 8% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, कितने के हो गए? 10 लाख। ये 10 लाख के डिवेंचर्स हो गए। अच्छा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, दूसरा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम के लिए डिवेंचर्स हैं। तो पहले हम रिजर्व्स एंड सरप्लस पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 1 उसे ही देते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें हमारे पास एक बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हमारे पास 80,000 का है। हमें नुकसान कितना हुआ है टोटल? 20 रुपए का, और डिवेंचर्स कितने थे? 10,000। तो मुझे टोटल लॉस हुआ होगा 10,000 इंटू 20 यानी कि 2 लाख का। बस पैसा कितना है? 80,000। सबसे पहले हाँ यहीं से निकालेंगे, आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 80,000। ये हो गया नील। अब बचा हुआ 1,20,000 कहां से निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसके लिए क्या लिखते हैं? उसके लिए आप लिखेंगे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा माइनस होगा, तो आपको ब्रैकेट यूज करना है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद आपको ये बैलेंस दे दे कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख का बैलेंस है, तो फिर 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे तो 80,000 बच जाएगा, तो वो पॉजिटिव बैलेंस आएगा। बट हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस नहीं था, तो मैंने सीधे उसका बैलेंस नेगेटिव शो कर दिया है। अब यही नेगेटिव बैलेंस अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल के यहाँ लिख देंगे 1,20,000। एक्सट्रैक्ट शो कर रहे हैं, टोटल नहीं करेंगे हम, ना ही इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड आप लोग क्या दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? जो आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये तो मैं दिखाना आता है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। क्या है हमारे पास? 10,000 यस 8% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो आपके पास 10 लाख के ये भी डिवेंचर्स हो गए। ठीक है भाई, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल हमें दिखाना नहीं है तो मैं यहाँ पर भी टोटल नहीं कर रही हूँ, सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और ये 10 लाख, खत्म। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है।
जो इस कॉन्सेप्ट से पूछा जा सकता है। फिर भी आप और भी जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करना। और आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा पूरा, हम ये कह सकते हैं हमारा जो पूरा पार्ट ए है पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, आज वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है।